ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है कंबशन। क्या आ जाती है? कंबशन। अब कंबशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। कंबशन का मतलब कुछ नहीं होता है कि कोई भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को जब जलाते हैं यानी कि बर्न करते हैं, आग लगती है ना, किसी चीज में लपटें निकलती है पूरी, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन। अब एक चीज आपने और सुनी होगी, वैसे 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम ही था कंबशन, पढ़ा था। सो कंबशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रहती है वो रहती है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। अगर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी चीज में कंबशन नहीं हो सकती। लेकिन ऑक्सीजन की भी टू कैटेगरीज हैं। एक होता है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है, मतलब किसमें एक्सेस ऑफ मतलब ये सफिशिएंट आपकी ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, तो कंबशन अच्छे तरीके से होती है, बढ़िया तरीके से प्रॉपर होती है, तो उस कंबशन को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट कंबशन। और दूसरा होता है कि ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन है तो है लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में, उतनी सफिशिएंट नहीं है, थोड़ी है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कम ऑक्सीजन में कंबशन होती है तो वो ढंग से नहीं होती, मतलब जलती है चीज, होती है कंबशन, लेकिन प्रॉपर खुल के नहीं होती, अच्छे से नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पार्शियल कंबशन। तो कंबशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ कंपाउंड बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, एनर्जी एंड लाइट, इट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन, राइट। बट अब इसके भी टू कैटेगरीज हैं, दो टाइप की कंबशन है। एक कंप्लीट कंबशन, इसका मतलब क्या है? व्हेन अ कंपाउंड बर्न्स इन द प्रेजेंट ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई काफी अच्छी है। और दूसरा पार्शियल कंबशन है, व्हेन कंपाउंड बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि कार्बन की बात करें, सिर्फ कार्बन की बात करें, तो कार्बन जब भी बर्न करता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमेशा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। अब आपको पता है कि प्योर कार्बन की चीजें अब बर्न करनी हो, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। हमने क्या क्या एलोट्रोप्स पढ़े थे? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब इनमें से किसी को भी आप बर्न करो तो इसके अंदर सिर्फ किसके एटम्स है? प्योर कार्बन के ही एटम्स हैं। तो प्योर कार्बन जब बर्न करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा क्या बना? CO2 है, हीट एंड लाइट। इसके बाद बात करते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंप्लीट कंबशन हो रही है। क्या हो रही है? तो गाइस मेरा मतलब क्या है कंप्लीट कंबशन से? कि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है, लिमिटेड नहीं है, सफिशिएंट है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या ले लिया? इथेनॉल। ये क्या ले लिया मैंने यहाँ पे? या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इथाइल एल्कोहल। तो इथेनॉल मैंने ले लिया, अब है तो कार्बन का ही कंपाउंड है कि नहीं है? और क्या है? सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल। कौन सी होमोलोगस सीरीज का ये सेकंड मेंबर है? एल्कोहल का। तो अब ये कार्बन कंपाउंड को मैंने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, सर अगर कंप्लीट कंबशन नहीं है, पार्शियल हो रही है, कैसी हो रही है? तो पार्शियल का मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है हमारे पास गैस? तो उस केस में छोटा सा चेंज होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कौन सी गैस बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्क बस इतना है। देखो कंबशन का रिएक्शन सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। एक गैस बनेगी कार्बन की, आपका वाटर बनेगा और हीट एंड लाइट रिलीज होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी क्या है? सफिशिएंट, तो कंबशन कैसी होगी? कंप्लीट कंबशन। और गैस क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, यानी कि पार्शियल कंबशन हो रही है, तो बस गैस चेंज हो जाएगी, CO2 की जगह क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब गाइस एक सवाल उठता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंस क्या है? गाइस डिफरेंस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के लिए हार्मफुल, वैसे तो एक्सेस अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं तो थोड़ा तो हमें चक्कर वगैरह आ सकते हैं, कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन बेटा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर चली गई तो सीधा हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग नहीं जाए, हाँ बेटा बोल सकते हैं, ऊपर ही जाएंगे। सो द थिंग इज कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अब गाइस समझते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड
मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्यों इतनी डेंजरस है इसके ऊपर चलते हैं, रफ वर्क में देखते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में वेसल्स में क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। अब सबको पता है ब्लड के अंदर कौन से ब्लड सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। एंड गाइस आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, इट्स कॉल्ड। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये करता है कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 इन आर ब्लड। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अपने साथ बॉन्ड करता है और हमारे ब्लड में क्या करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कैरी करता है। अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन दूं कौन से चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस, तो आपने डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट जब सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वाला टॉपिक जब पढ़ा था, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करती है और कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है उसमें? CO2। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में क्या हो जाती है? डिसॉल्व। और ये ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व तो होती है, लेकिन ब्लड में इसको डिसॉल्व करने के लिए जिम्मेदार कौन है? हेमोग्लोबिन। उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से हमारे कहाँ आता है? हार्ट में। फिर हार्ट उसको आगे किसके पास भेजता है? लंग्स। और लंग्स में हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन उस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके एटमॉस्फेयर में हम बाहर उसको एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अब जो ब्लड है आपका बन चुका है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और क्यों बोल रहे हैं उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्योंकि उसमें ब्लड में क्या डिसॉल्व हो गई है? ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन किसके साथ डिसॉल्व होगी ब्लड के अंदर? हेमोग्लोबिन। अब बात यह आती है कि हेमोग्लोबिन आपका CO2 को भी कैरी कर रहा है और ऑक्सीजन को भी कैरी कर रहा है, लेकिन अगर गलती से आपके ब्लड में ये आ गया, क्या आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, तो बात पता क्या होती है? एक एफिनिटी होती है। क्या होती है? एफिनिटी का मतलब होता है प्यार। क्या मतलब होता है एफिनिटी का? लगाव, प्यार। तो हेमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा प्यार इन तीनों में से किससे है? नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। तो अगर आपके ब्लड में कौन सी गैस मौजूद है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके ब्लड में जितना भी हेमोग्लोबिन है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? कार्बन। आपकी बॉडी में जितना भी हेमोग्लोबिन है, सॉरी हेमोग्लोबिन, वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपकी बॉडी में ना ही कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर पाएगी ना ही ऑक्सीजन मूव कर पाएगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपकी बॉडी का सारा हेमोग्लोबिन किसको मूव कर रहा है? तो बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी में मूव हो नहीं रहे, तो आपकी बॉडी में इवेंचुअली क्या हो जाएगी? डेथ। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यह है कि अब सर्दियों में क्या होता है कि आप अंगीठी जलाते हैं, ऐसे जलाते हैं अंगीठी, ये। अब इस अंगीठी के अंदर क्या डालते हैं गाइस? कोयला डालते हैं। अब जब ये कोयला बर्न करता है तो रेड कलर की एशेस बन जाती हैं इसके ऊपर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि आपने अपने घर का कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, तो आपने अपने कमरे को पूरा एयर टाइट कर दिया, तो आपको लगता है आपके कमरे में बाहर से ऑक्सीजन आया जा पाएगी? तो ये जो बर्निंग हो रही है वो कैसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है? सफिशिएंट या लिमिटेड? तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होने वाली है या पार्शियल? तो पार्शियल कंबशन में जब ये कोल बर्न करेगा, अब गाइस कोल किस चीज का बना होता है? कोल प्रॉपर क्या होता है? सॉलिड कार्बन ही होता है। तो जब ये गैस रिलीज करेगी तो अगर तो कंप्लीट कंबशन हुई तब कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो क्या रिलीज होगी? मोनोऑक्साइड। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई और रात भर आप कमरे में सोए रहे और आपने इसको इनहेल कर लिया, तो सुबह आप उठोगे नहीं, आप सोते भी नहीं रहोगे बेटा, आप ऊपर ही चले जाओगे सीधा। तो बेसिकली द थिंग इज कि अब आपको समझ आया कि कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बींग्स के लिए इतनी डेंजरस गैस क्यों है। तो फर्क बस क्या होता है कि कंप्लीट कंबशन में जो गैस बनती है वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और पार्शियल कंबशन में जो गैस बनती है वो क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी का रिएक्शन आपका पूरा क्या रहता है? सेम। अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो गाइस ये क्या लिखा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं? कब बर्न करते हैं? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये मीथेन है, क्या है? आपको पता है कि मीथेन किस कैटेगरी में आता है गाइस? बताइए। एल्केन। तो कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
इसके अंदर कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। अब बात मीथेन की नहीं है, आप मीथेन के अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी एल्केन ले लो, कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप ले लो, आप उसको कंप्लीट कंबशन कराओ। क्या कराओ? मतलब प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो आपका CO2 वाटर हीट एंड लाइट बनेगा, यस। लेकिन जो ये लाइट की फ्लेम होगी उसका कलर क्या रहेगा? स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात आती है गाइस की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर कैसी सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करें, बताइए कैसी सप्लाई में बर्न करें? लिमिटेड, मतलब पार्शियल कंबशन। तो ये सूटी फ्लेम बनती है। अब ये सूटी फ्लेम क्या होती है अभी आपको समझाते हैं, डायग्राम में चलते हैं, ठीक है? अभी देखिएगा। ये बर्नर है, क्या कलर है फ्लेम का गाइस? ब्लू कलर की फ्लेम है। अब मैंने इसके ऊपर एक पैन रखा है, क्या रखा है? पैन। तो पैन इस तरीके से जल रहा है, यहां पे क्या है, हम क्या बर्न कर रहे हैं गाइस? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कैसी कंबशन है? कंप्लीट कंबशन, मतलब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ। और दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं, इसमें बीच में थोड़ा सा कैसा कलर आएगा ब्लू में मिक्स होके? थोड़ा सा कैसा कलर आएगा आपका? येलोइश कलर आएगा, हल्का सा मिक्स होके आएगा। और सबसे गंदी चीज जो आपको देखने को मिलेगी भाई, जो आपका पैन है बाबू मोशाय, आपके पैन के नीचे क्या जम जाएगा? काला हो जाएगा पूरा नीचे से। अब ये काला काला क्या है? ये है, अभी देखो बताता हूं आपको, अनबर्न्ड कार्बन। और इसको क्या बोला जाता है? सूट। तो आपका पूरा का पूरा जो पैन है भाई, वो पूरा नीचे से क्या हो जाएगा? काला। यहां पर भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बर्न कर रहे हैं, लेकिन यहां कंबशन कैसी हो रही है? पार्शियल कंबशन। तो ओवरऑल हमको क्या चीज पता लगी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्केन्स, उन्हें अगर कंप्लीट कंबशन करवाई जाए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो उनकी फ्लेम का कलर क्या रहता है? ब्लू। और सूट वहां पे जमा नहीं होता। लेकिन अगर आप पार्शियल कंबशन करा रहे हैं किसकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो वो कलर आपका ब्लू के साथ हल्का सा येलो का मिक्स आपको आएगा। रहेगी तो ब्लू, लेकिन उसमें हल्का सा येलो का मिक्स आएगा। यस गाइस। और साथ में आपके अनबर्न पार्टिकल्स, सूटी फ्लेम, सूट वहां पे डिपॉजिट होगा। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको बहुत मस्त एग्जांपल बताता हूं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि घर में आपके जो गैस का चूल्हा होता है, मैंने उसी का बर्नर बनाया कि नहीं बनाया? अब गाइस आप अपने घर में कौन सी, आपने तो चलो ये सुना होगा कि भैया जो ये सिलेंडर आता है मेरे घर में, ऐसे होता है ना सिलेंडर, राइट? इसके अंदर क्या लिखा होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती है? फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन्स। क्या होती है? मुझे कौन बताएगा क्या नाम होगा? प्रोपेन बेटा थर्ड मेंबर हुआ। ये क्या होने वाला है? और फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। तो जो हमारे घर में गैस होती है, जो चूल्हे में जलती है, स्टोव में, वो कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। और हम आम आदमी उसको किस नाम से जानता है? एलपीजी। लेकिन अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो वो क्या बोलेगा? ये तो ब्यूटेन है, एल्केन्स का फोर्थ मेंबर। अब गाइस आपने देखा होगा आपके घर में जो गैस जलती है किस कलर की फ्लेम होती है? होती है ना ब्लू कलर की। इसका मतलब अगर आपके घर की गैस में ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है प्रॉपर, और आपके बर्तन काले नहीं हो रहे, इसका मतलब आपकी गैस बिल्कुल ठीक ठाक है और उसमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्यूटेन को बर्न करने के लिए मिल रहा है।
लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम पैन में कुछ भी दूध वगैरह उबालते हैं तो बड़ी गलती होती है कि वो दूध सारा उबल के कहाँ गिर जाता है, इसमें गिर जाता है। और उसमें क्या होता है ना, जो इसके होल्स होते हैं ना, इन होल्स के अंदर वो जम जाता है खाना। तो लंबे समय तक जब हम इस तरीके से करते रहे तो ये हमारे जो बर्नर के होल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन ढंग से मिल नहीं पाती। तो उस टाइम पे आप नोटिस करना कि आपके जो फ्लेम है उसके अंदर हल्के हल्के ब्लू फ्लेम के साथ क्या आने लग जाते हैं, येलो कलर के फ्लेम आने लग जाती है। और आपके बर्तन भी थोड़े थोड़े नीचे से खराब होने स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि भैया चूल्हा खराब हो गया, इसको रिपेयर या इसको सर्विस की जरूरत है। तो सर्विस पे क्या करते हैं, जो भी ब्लॉकेज है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। तो अब आपको क्लियर हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। दे बर्न इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडरगो कंप्लीट कंबशन विद अ ब्लू फ्लेम एंड नो सूट। वहीं दूसरी तरफ दे बर्न इन limited supply of oxygen and undergo partial combustion and they form a sooty flame. Is this clear? That is a separate thing. We are talking about alkanes. Burn तो हर चीज करती है ना. Are you talking about a matchstick? It's not about that. उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है माचिस के अंदर, तो वो बर्न अलग तरीके से करता है। जितने भी सब्सटेंसेस अर्थ पे पाए जाते हैं, जल तो हर चीज जाती है, इनफ टेम्परेचर आप किसी भी चीज को दोगे तो वो कंबशन कर लेगी और फ्लेम का कलर भी डिफरेंट देगी, राइट। आपने नोटिस किया होगा कभी ये गंदे गंदे प्लास्टिक वगैरह नहीं जलाते लोग, उसमें ग्रीन कलर की फ्लेम निकलती है। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के कलर्स डिफरेंट होते हैं फ्लेम्स के। बट फिलहाल हम चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं और उनकी कंबशन की बात हो रही है। तो हमने सैचुरेटेड पढ़े और अनसैचुरेटेड पढ़े। सैचुरेटेड का हमने देख लिया, 2 केसेस हैं। अब बात आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। किन की बात आती है? अनसैचुरेटेड। क्या लिखा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद येलो स्मोकी फ्लेम इन ऑल केसेस। अब येलो स्मोकी फ्लेम इन ऑल केसेस का मतलब चाहे कंबशन कंप्लीट हो या फिर कंबशन क्या हो, इनकम्प्लीट, मतलब पार्शियल कंबशन। चाहे कंप्लीट कंबशन हो या आपकी पार्शियल कंबशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा फ्लेम का कलर क्या होगा? येलो, और सूट प्रोड्यूस होगा ही होगा। फर्क बस ये होगा कि अगर कंप्लीट कंबशन हो रही है तो कम सूट बनेगा, पार्शियल कंबशन हो रही है तो ज्यादा सूट बनेगा, पर फ्लेम का कलर येलो येलो ही रहेगा। तो अब चलो थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। अब इससे हमको क्या पता लगा, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कंबशन में कैसी फ्लेम देते हैं? ब्लू फ्लेम एंड नो सूट। एंड पार्शियल कंबशन में क्या देते हैं? ब्लूइश येलो फ्लेम और क्या फॉर्म करते हैं? सूट। तो ये चीज क्लियर हो गई। और दूसरी क्या आ गई? अनसैचुरेटेड। कंप्लीट कंबशन पे फ्लेम का कलर क्या रहता है इनका, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? लेस सूट। पार्शियल कंबशन में भी इनका कलर क्या रहता है फ्लेम का, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो इन शॉर्ट आपको इससे पता लग जाना चाहिए कि इनकी फ्लेम का कलर और सूट प्रोडक्शन कैसी रहेगी। सो ये चीज सबको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स। The gas in kerosene stove used at home, butane has, they use which gas? Butane. मैं आपको भी बता चुका हूँ। And have inlet for air so that butane can undergo complete combustion to give a blue flame. अगला, due to presence of small amount of nitrogen, sulfur, coal and petroleum produce carbon dioxide with oxides of nitrogen and sulfur which are major pollutants. तो जैसे आप कोयला वगैरह नहीं खरीदते और पेट्रोल चलता है आपकी गाड़ी में, डीजल चलता है, तो ये आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन तो होता ही होता है, लेकिन कार्बन के साथ साथ पेट्रोल और कोल में और क्या मिलते हैं? नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब इन्हें बर्न करते हैं, पेट्रोल को आप जलाते हैं, कोल को आप जलाते हैं, तो कार्बन तो जलेगा, उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर की कंबशन से भी इनकी ऑक्साइड्स बनती है। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और जब ये
कोयले को आप जला रहे हैं, पेट्रोल को आप जला रहे हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा कार्बन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर जो बर्न करके उनकी ऑक्साइड्स बनेंगी, एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगी, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके क्या कॉज करेंगी? एसिड रेन। तो ये पोल्यूशन का भी एक कारण बन सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि देखो, कोल को तो हम रिफाइन कर नहीं सकते, पर पेट्रोल को हम रिफाइन फैक्ट्री में लिक्विड होता है उसको कर सकते हैं। पेट्रोल में से जितनी कोशिश हो, फालतू के जो ये नाइट्रोजन सल्फर ये सब है कंपाउंड्स, इनको हम ये जो एलिमेंट्स है सॉरी, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको नॉलेज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस थर्ड पॉइंट पे। क्या लिखा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, क्या लिखा है, क्या यूज किया जाता है? बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग कंबशन एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई। ये जो लाइन है इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। आपने ये 8th में भी पढ़ा है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि जब आप 1 kg किसी फ्यूल का बर्न करते हो तो वो कितनी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं, अब मुझे आप खुद बताएं, थोड़ा सा फ्यूल जलाया और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और बहुत सारा फ्यूल जलाया और बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ज्यादा आप कौन सा फ्यूल यूज करेंगे? थोड़ा फ्यूल लगेगा लेकिन एनर्जी ज्यादा देगा, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगी? हाई। अब जैसे आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, घर में जो हम गैस में यूज कर रहे हैं ब्यूटेन, पेट्रोल भी कार्बन कंपाउंड है, डीजल। अच्छा, ये अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल आग पकड़ते हैं ना एकदम, तो अल्कोहल भी क्या है आपका? कार्बन का कंपाउंड नहीं है? तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स रहते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू, फिर से बोलो क्या चीज? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? बहुत हाई। आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का थोड़ा सा सब्सटेंस जलाएंगे अमाउंट, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो कभी 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर ग्रेट फ्यूल्स। व्हाई? बिकॉज व्हेन दे आर बर्न्ड दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई। आगे चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई आपकी। क्या प्रॉपर्टी थी पहली? कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन। गाइस, ऑक्सीडेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बोलो? गेन ऑफ। लेकिन अभी तक हम इसको किस टाइप के कंपाउंड्स में देख रहे थे? आयनिक कंपाउंड्स में। किस में देख रहे थे गाइस? हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अप्रोच से हम देखेंगे, तो यहाँ पर तो आपके आयंस तो बनते नहीं, यहाँ तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? अब ऑक्सीडेशन आपकी सिर्फ, आपने याद रखनी है, सिर्फ किसकी होगी? ऑक्सीडेशन सिर्फ किसकी होगी? सिर्फ किसकी होगी? आपको ये चीज याद रखनी है, ये फंडा याद रखना। आपके पास एल्कोहल है, क्या है? और एल्कोहल से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यही फंडा है कि किसी भी एल्कोहल से आप क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। किस प्रोसेस की मदद से? अब गाइस, अगर मैं एल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करूं, तो सबसे पहला एल्कोहल मेरे पास क्या आता है? मीथेन नहीं बेटा, मीथेन तो एल्केन है। एल्कोहल में सबसे पहले क्या आएगा? मीथेनॉल। अब मीथेनॉल के बाद क्या आएगा? इथेनॉल के बाद एंड सो ऑन। अब अगर आप मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपके पास कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? मीथेनोइक एसिड। इथेनॉल से क्या बनेगा? अच्छा, प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एंड सो ऑन। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी हम कार्बन के कंपाउंड्स की पढ़ रहे हैं, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? ऑक्सीडेशन। तो वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई करती है? एल्कोहल। किसके ऊपर अप्लाई करती है गाइस? और एल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या बन जाता है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनता है देखते हैं। अभी देखिए, आप किसी भी एल्कोहल को ले सकते हैं और उससे आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सिलेबस में एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा एल्कोहल चूज किया है? विच इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल। तो यहां पे देखिए, आपने इथेनॉल लिया है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या रहता है गाइस? C2H5OH।
तो ये नीचे आप क्या देख पा रहे हैं, इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, यस और नो। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस रखनी है कि क्या यूज करने हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे कंपाउंड की क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। कैसे कराते हैं ऑक्सीडेशन, बाय गिविंग ऑक्सीजन। तो आप देखो, ये आप प्लीज याद रखिएगा, स्टार वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट अ स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और दूसरा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये दो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा आप नोटिस कीजिए, और एक चीज और यहाँ पे क्या लिखा है, तो इन्हें आपने डायरेक्ट नहीं डालना है, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करके डालना है। उससे क्या होता है ना, रिएक्शन का थोड़ा रेट कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट समझते हो ना क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस बिल्कुल जिसको हम रिएक्शन में डालते हैं, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड को यानी कि उसके रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज। अगर कोई रिएक्शन 5 मिनट लगाएगा तो कैटलिस्ट डालने की वजह से वो 5 की जगह 1 ही मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा कैटलिस्ट के तौर पे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों डाल रहे हैं, टू सप्लाई ऑक्सीजन, और थोड़ा सा एसिडिफाइड करके उसको डालेंगे। तो गाइज अगर आप ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पोटेशियम, तो आप वो कैसा लेंगे, कैसा लेंगे। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो एसिडिफाइड नहीं लेंगे, वो कैसा लेंगे, कैसा लेंगे, एल्केलाइन। तो ये थोड़ा रट भी सकते हो, याद रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो है, एक पोटेशियम परमैंगनेट, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं तो वो एसिडिफाइड होगा, उसमें थोड़ा एसिड मिक्स होगा, और अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा बेसिक होगा, उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस को जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्का सा मिक्स करेंगे। अब नोटिस कीजिए, इथेनॉल से क्या बन गया, और आपने क्या किया, इसको हीट, और किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी जो आप H पॉजिटिव शो कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहे हैं, H पॉजिटिव, ये किससे आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे KMnO4, तो साथ में क्या शो करेंगे, क्योंकि आपने क्या डाला है, बेस। आप कोई भी शो कर सकते हैं, सेम रिएक्शन में आप इसकी जगह ऐसा लिख दो, KMnO4 एंड विद बेस, बेस से OH नेगेटिव आयंस आएंगे, तब भी ये रिएक्शन क्या है, करेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे बना इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूं। ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेनॉल का, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है O डबल बॉन्ड O, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। अब यहां पे देखो बॉन्ड टूटेंगे, क्या होंगे, बॉन्ड टूटेंगे, ओके। तो आप नोटिस कीजिए यहां पे ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इन बॉन्ड्स को अगर हम तोड़ लें तो ये ऑक्सीजन अकेले हो गए दोनों। अच्छा दूसरा यहाँ पे एक चीज और होने वाली है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड, देख रहे हैं आप, ये सॉरी, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे यहां से, ये और ये। तोड़ दो इन दोनों बॉन्ड्स को, तोड़ दो इन दोनों बॉन्ड्स को, तो ये दो हाइड्रोजन यहां से गायब हो जाएंगे, ये बॉन्ड्स टूट गए। अब ये दो हाइड्रोजन यहां से गायब करके हमारे पास साइड में लिख लेते हैं इनको, ये दो हाइड्रोजन अकेले हो गए, यहां से निकल गए। अब क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन जाके इस कार्बन पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड O। तो इस ऑक्सीजन को यहां से गायब कर देते हैं और इसको यहां बना देते हैं डबल बॉन्ड O। अब आपको दिख रहा है कि अब हमारे पास अकेले क्या बच गए, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, वाटर। तो अब आपके पास इथेनॉल से क्या बन चुका है, बनने गया इथेनोइक एसिड, CH3COOH। तो हुआ कुछ नहीं कि टर्मिनल कार्बन से दो हाइड्रोजन जो थे वो हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव हो गए,
और उनकी जगह क्या लग गया, डबल बॉन्ड O। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जो एक ऑक्सीजन बचा था और इस कार्बन से जो दो हाइड्रोजन निकले थे वो आपस में क्या बना लेंगे, वाटर। तो टेक्निकली इस रिएक्शन में आपको आगे ये भी लिख सकते हैं, प्लस H2O लिख लीजिए। तो आपको समझ आ गया कि अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है और आप उसको किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट, तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर आप टेक्निकली देखें तो इसमें ऑक्सीजन ऐड ही तो हो रही है, अल्कोहल में ऑक्सीजन क्या हो रही है, तो हुई नहीं ऑक्सीडेशन। तो इज दिस टॉपिक क्लियर कि नहीं, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब एक लास्ट आज हम प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन की कर लेते हैं। गाइस, एडिशन रिएक्शन सिर्फ किस पे होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। किस पे, जैसे डबल बॉन्ड है, इथीन है, तो कुछ नहीं होगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा और वो एल्केन बन जाएगा। एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन। तो अब जैसे यहाँ इथीन है, इथीन में हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन ऐड किया और कैटलिस्ट क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, कैटलिस्ट। और टेम्परेचर कितना रखना है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये इथीन है, ये एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है। इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन। अच्छा, अगर यहाँ पे इथीन की जगह मैंने प्रोपीन ली होती, क्या ली होती, तो प्रोपीन से क्या बन जाता, कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है कि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। वाई, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या लिखा है, व्हेन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यूजुअली एल्कीन्स, देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन्स। और इस रिएक्शन के दो नाम है, यू कैन आइदर कॉल इट अ एडिशन रिएक्शन और यू कैन कॉल इट अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। व्हाई डू वी कॉल इट एडिशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और हाइड्रोजनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐड क्या हो रही है, हाइड्रोजन। तो कुछ भी बोल लो, इसका इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये नोट जो है इसको स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल से क्या बनता है, बोलो, वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, वेजिटेबल घी। अब देखो, वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं गाइस, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और वेजिटेबल घी क्या होता है आपका, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अगर मैं बोलूं वेजिटेबल ऑयल्स में आपको कौन से बॉन्ड देखने को मिलेंगे, डबल बॉन्ड। और जो वेजिटेबल घी है उसमें क्या बॉन्ड देखने को मिलेंगे, सिंगल। तो कहना है इसे कि मैं वेजिटेबल ऑयल यानी कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या ऐड करूंगा उसमें, हाइड्रोजन। तो जब भी किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो उसका डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वो अनसैचुरेटेड से बन जाता है सैचुरेटेड। इतना सा फंडा है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। पढ़ेंगे क्या लिखा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इज डन टू प्रोड्यूस वेजिटेबल घी because vegetable oils are unsaturated fatty acids whereas vegetable ghee is saturated fatty acids. So हम क्या करेंगे, vegetable oils are treated with hydrogen gas with nickel catalyst and 150 degree Celsius of temperature. So they convert into vegetable ghee which are saturated. तो तीन प्रॉपर्टीज आज हमने कंप्लीट करी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज आज हमने कंप्लीट कर ली है गाइस, हमने कंप्लीट करी है कंबशन, जिसमें हमने पढ़ा कंप्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन, जिसमें हमने ये देखा कि पार्शियल कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए डेंजरस है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम देते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम के साथ सूट देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चाहे जैसी मर्जी कंबशन हो, फ्लेम का कलर हमेशा येलो रहेगा। बस ये है कि अगर पार्शियल कंबशन है तो सूट कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, और कंप्लीट कंबशन है तो सूट कम बनेगा। कार्बन कंपाउंड्स अच्छे फ्यूल्स होते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है। ऑक्सीडेशन में पढ़ा कि अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन के बाद बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं। अगर K2Cr2O7 है तो वो एसिड के साथ डलेगा, अगर KMNO4 है तो वो बेस के एल्कली के साथ डलेगा। और एडिशन रिएक्शन में पढ़ लिया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में और वो बन जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैटलिस्ट याद रखना है और टेम्परेचर याद रखना है, भूलना नहीं। आज के लिए इतना ही। कल हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।